क्वेश्चन नंबर 8.3 मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो इसमें साइन के सामने जो आ रहा है वो एंगल है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज सपोज टू बी एंगल, इट इज एन एंगल, एंड इफ यू जस्ट कंपेयर इट विद दिस फॉर्मूला b इज इक्वल टू b0, देखो यहाँ साइन के अलावा कॉस भी हो सकता है, नथिंग चेंजेस, दिस कुड बी कॉस ऑल्सो, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। और ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब इसमें देखो माइनस की जगह यहाँ प्लस है, और ये आपको क्लास 11th में हमने बताया था, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इफ दिस इज प्लस देन हाउ इज इट इंपॉर्टेंट? इफ दिस प्लस इज देयर इट मीन्स द वेव इज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और यहाँ x कोऑर्डिनेट है तो नेगेटिव x एक्सिस के अलाउ। अगर यहाँ पर x की जगह y होता तो वेव नेगेटिव y एक्सिस की तरफ चलती। ठीक है, समझ में आपको? तो ये तो बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे x और y लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है। इफ दिस इज x it means the wave is moving along x axis. If you have x here, if you have z here, then it means the wave is moving along z axis. लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बी वाई, यहाँ बी वाई लिखा है। बी वाई लिखने का मतलब ये कि अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये b0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स जे कैप के अलाउंग, मतलब जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है वो जे कैप के अलाउंग है। अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है तो मैं यही थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, we are talking about this point. Now this point is x, this point is x, ये चीज ये x है, ठीक है। और b वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो देखो क्या दी हुई है आपको, b वेक्टर की डायरेक्शन j कैप कह रहा हूँ, ये b वेक्टर आ है, ठीक है। तो मान लो अभी b वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है b0, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, और वेव किस तरफ जा रही है, नेगेटिव x की तरफ, अंडरस्टूड। अब इन्होंने कहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। वेव को बेटा नेगेटिव एक्स की तरफ चलाने के लिए ई वेक्टर किस तरफ होना चाहिए बताओ? देखो सबसे पहली बात, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है हमने किया है, तो ट्रांसवर्स वेव में ई और बी तीन चीजें आपस में परपेंडिकुलर है। क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और दोनों वेलोसिटी ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर हैं दोनों। समझ में आएगा? क्लियर है बेटा? ठीक है। अब आप देखो ई वेक्टर किस तरफ होना चाहिए, विच डायरेक्शन शुड बी ई वेक्टर। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अगर मैं ई वेक्टर को इस तरफ ले लूं, क्योंकि उसको देखो इसके परपेंडिकुलर होना है, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। द वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वी लिखते नहीं है पर होती वो वेलोसिटी है, ये वेव नेगेटिव एक्स की तरफ। तो ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी किस तरफ आ रहा है, ई क्रॉस बी तो इस तरफ आ जाएगा। तो मतलब ये जो मैंने ई वेक्टर की डायरेक्शन बनाई है ये थोड़ी सी गलत है। ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ई वेक्टर की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो ई वेक्टर को अगर हम लिखेंगे तो ई वेक्टर में यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा, है ना, और यहाँ पे साइन आएगा, और ओमेगा टी प्लस के एक्स तो पहले की तरह से आएगा, ये तो सेम आएगा, बस यहाँ पे के कैप आ जाएगा, नहीं क्योंकि ये के कैप के अलाउ। क्लियर है? अब बेटा ओमेगा तो सेम आएगा दोनों का, ये ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा ये, हाँ ये ओमेगा की वैल्यू है, ये के की वैल्यू है, जो एक्स के साथ आ रहा है वो के की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये के की वैल्यू इतनी आ जाएगी 5 × 10⁻²,
500 ले लो, 500, समझ में आएगा? कुछ भी नहीं है तो इजी है, कंपेयर हो गया आपका, समझ में आ गया कि नहीं? वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? आप के की वैल्यू लिखो, क्योंकि एक्स के साथ जो आएगा वो के है, ये के है, तो इसमें यूनिट्स नहीं दी हुई हैं, एसआई यूनिट्स होंगी। अदरवाइज करेक्ट वे क्या है, हमको इस साइन के साथ जो के लिखा हुआ है 0.5 इंटू 10⁻³ इसके साथ यूनिट्स लिखी होनी चाहिए, यहां पर लिखा होना चाहिए पर मीटर। अब इन्होंने लिखा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, दे शुड हैव रिटन हियर पर मीटर, ठीक है, या मेंशन करना चाहिए इनको। तो के की वैल्यू आपके पास आ गई 500 पर मीटर, ठीक है। अब वेवलेंथ तो निकल ही जाएगी इससे, तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, 2π/λ इज इक्वल टू 500 पर मीटर। मीटर रेज़ टू द पावर -1 दूसरी तरफ गया तो मीटर बन गया, 500 नीचे आ गया, ये 2π और ये लैम्डा, ये m टू द पावर -1 दूसरी साइड चला गया तो m टू द पावर 1 बन गया, और 2π तो यहाँ पहले से है, ये 500 नीचे आ गया, लैम्डा ऊपर चला गया, तो ये आपके पास कितना आया, लैम्डा इज इक्वल टू π/250 मीटर। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से कर दो, तो 4π मिलीमीटर आ जाएगा, नहीं मिलीमीटर्स में लिख दो इसको, 4π मिलीमीटर्स, 4 इंटू 3.414 मिलीमीटर्स। इन्होंने देख लेना क्या निकाला होगा जो भी, ठीक है ना, लिख लेना आप, ये वही है 1.26, इतना ही आएगा ये 4π मिलीमीटर्स के इक्वली, क्लियर है। और इन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी निकालो वेव की, तो ये ओमेगा आ जाएगा वैसे ही, नहीं 2πf इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11, तो इससे f की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, f की वैल्यू बताओ, फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे? कुछ भी नहीं है बेटा, इजी है, नहीं f कितना आ जाएगा, f आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻, एसआई यूनिट तो पता ही है पर सेकंड होती है फ्रीक्वेंसी की, अपॉन 2π, तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बाकी एक चीज याद रखना कि जो वेलोसिटी ऑफ द वेव है वो ω/k होती है ना, क्योंकि ओमेगा होता है 2πf और k होता है 2π डिवाइड बाई लैम्डा, तो 2π तो कैंसिल हो गया, तो f इंटू लैम्डा सभी वेव्स के लिए, सभी प्रकार की वेव्स के लिए f फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव। तो बेटा ये वेव वैक्यूम में चल रही है या नहीं, ये हमें वेलोसिटी निकाल कर पता चलेगा। अगर ये वेलोसिटी अराउंड इतनी आ जाए तब तो ये वैक्यूम होगा, ठीक है ना, नहीं तो ये वैक्यूम नहीं होगा। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ये चीज बिल्कुल सेम आएगी, बिल्कुल सेम, बस ये चेंज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, क्योंकि B इज इक्वल टू E/C होता है, तो E की वैल्यू आएगी B मल्टीप्लाइड बाई C। B टेस्ला में 10⁻⁷ है और C 3 इंटू 10⁸ है, तो ये 6 इंटू 60 हो गया, है ना, 60 आ जाएगा, 60 वोल्ट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। कर दोगे ये, इजी है कि नहीं बताओ? बिल्कुल ही इजी है बेटा, कर लेना इसको प्रैक्टिस। चलो इसके बारे में देखते हैं, ऑल दो अब देखो क्या है कि ये सब जो है ना, मैंने आपको कल भी बता दिया था कि ये हमारे लिए सिलेबस में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज के जब हम कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन के चैप्टर में आपको बताते हैं कि देखो जो हम सपोज आई एम यूजिंग अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप, व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, आई एम व्हेन आई टाइप अ की, सपोज मैंने कोई भी की प्रेस की, फिजिक्स का पी, मैंने पी को प्रेस किया, एज सुन एज आई प्रेस पी ऑन माई कीबोर्ड एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज जनरेटेड, ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल is converted to a sequence of zeros and ones। ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई लिखता है 0 and 1, 0 and 1 भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इस तरीके की वेव होती है जिसको हम पल्स वेव फॉर्म बोलते हैं। इसमें अगर हम पॉजिटिव लॉजिक यूज कर रहे हैं तो लो वोल्टेज, दिस वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ, यू कैन से low voltage indicates a 0 and high voltage indicates 1. So when you press a key, a voltage signal, a voltage waveform is generated। जैसे हम AC में voltage waveform पढ़ते हैं, एक voltage निकलती है, आप ये बोल सकते हो। That voltage is digitized।
digitized means converted to a sequence of zeros and ones, and this sequence of zeros and ones is actually a voltage varying with time. ये तो हमने लैपटॉप में किया, और ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को, अब आपका जो सिग्नल, सपोज इस पी को आपके फ्रेंड के पास जाना है, आप चैटिंग कर रहे हो व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो आपने पी टाइप किया कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, आपने पी टाइप किया और वो पी आपके फ्रेंड तक ट्रेवल करेगा कैसे, आपके लैपटॉप से निकल के आपके फ्रेंड तक कैसे पहुंचा, जो ये वोल्टेज सिग्नल बना पी से, नीचे जो मैंने बनाया हुआ डिजिटल वेव फॉर्म, डिजिटल मतलब जिसमें दो लेवल्स होते हैं, 0 और 1, इसको हम एनालॉग बोलते हैं। जो पी प्रेस करने से सिग्नल जनरेट हो रहा है, ये ऐसा साइनसॉइडल, ये एनालॉग सिग्नल है, ANA। क्लॉक्स देखी आपने, क्लॉक्स, एक होती है एनालॉग क्लॉक और एक होती है डिजिटल। डिजिटल वाले में डिजिट्स आते हैं, देखा डिजिटल वाले में बच्चों के पास जो क्लॉक्स होती हैं, इसमें लिखा आता है ना टाइम 14:30, वो डिजिटल क्लॉक होती है। और घर में जैसे नॉर्मल वॉल क्लॉक जो चलती है, जिसमें सुई चलती रहती है, 12 से 1 पे जाती है, वो उसको एनालॉग बोलते हैं। एनालॉग मीन्स कंटिन्यूअस। डिजिट्स में क्या है, टाइम अभी ये आ रहा है, अचानक से जंप करके ये हो जाएगा, नहीं जंप लग रहा है, तो इसमें भी जंप्स लग रहे हैं। तो चलो एनीवे थोड़ा सा बताया, बाकी इसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है एनालॉग और डिजिटल का। तो ये जो वेव फॉर्म बनी है, अब आपके लैपटॉप से निकल के दूसरे के लैपटॉप तक कैसे जाएगी, वायर्स के थ्रू। बीच में वायर्स हैं कि नहीं, अब ये वायर्स क्या हैं, कुछ भी हो सकती हैं। मॉडर्न टाइम, पहले तो कॉपर की वायर्स यूज होती थी, अभी मॉडर्न टाइम्स में ऑप्टिकल फाइबर्स भी यूज हो रही हैं। नाउ दिस सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म which is suitable for transmission through this wire, whatever this wire is। अगर ये कॉपर की वायर है तो वोल्टेज ट्रेवल करेगी, अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है तो इस वोल्टेज को पहले लाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको लाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मॉडेम करता है। मॉडेम का काम क्या होता है, आपके कंप्यूटर में मॉडेम लगा होता है ना, उसका काम यही होता है कि जो आप सिग्नल्स जनरेट कर रहे हो अपने लैपटॉप में, जो आप अपने लैपटॉप में सिग्नल जनरेट कर रहे हो, मॉडेम क्या करता है, उन सिग्नल्स को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये जो वेव्स बनती हैं, जो ट्रैवल करती हैं वायर्स में से, उनकी फ्रीक्वेंसी भी रेडियो वेव्स के जितनी ही होती है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स वहां पे यूज होती हैं, और जो आप अपने मोबाइल में बातें कर रहे हो वो भी रेडियो वेव्स के यूज करके ही होती है। देखो नीचे लिखा है इन्होंने, सेल्युलर फोन्स यूज रेडियो वेव्स इन यूएचएफ बैंड। अभी आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट में कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में आएगा यूएचएफ बैंड वीएचएफ बैंड क्या होता है। तो इसमें से आपको क्या याद करना है, केवल ये कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है। मैंने बताया लेक्चर में, रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है किलोमीटर जितनी भी हो सकती है इसकी वेवलेंथ, इट कैन बी 10 किलोमीटर ऑल्सो, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव कैन बी इन किलोमीटर्स ऑल्सो, इट कैन बी वेरी लॉन्ग। और इसका यूज आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, चाहे वो सेल फोन्स में हम यूज कर रहे हैं, चाहे एफएम चैनल सुनने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, या पुलिस तो रेडियो वेव की जगह कौन सी वेव यूज करती है कम्युनिकेशन के लिए, मैंने बताया था लेक्चर में, माइक्रोवेव्स। पुलिस जनरली यूजेस माइक्रो, पुलिस का जो वायरलेस सिस्टम होता है वो माइक्रोवेव्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो वो इसलिए क्योंकि माइक्रोवेव्स आम जनता को नहीं देते, अलाउ नहीं करते, ठीक है, ताकि इंटरफेरेंस ना हो। पुलिस के सिग्नल्स और आर्मी के सिग्नल्स थोड़े से सीक्रेट होते हैं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इंटरवल्स, बैंडविड्थ जिसको हम बोलते हैं, वो उनको अलॉट की जाती है। जैसे मान लो ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 1,00,000 मान लो हर्ट्स, और ये मान लो 2,00,000 हर्ट्स है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसी। तो ये फ्रीक्वेंसी का इंटरवल आ गया कि नहीं, इसमें यहाँ फ्रीक्वेंसी का इंटरवल आ गया। अब ये फ्रीक्वेंसी इंटरवल सपोज हमने पुलिस को दे दिया, लेट्स इमेजिन, ठीक है, तो आम जनता को ये वाला इंटरवल नहीं देंगे, ठीक है।
क्योंकि नहीं तो फिर वो सिग्नल्स को कैच कर सकते हैं, इंटरफेरेंस हो सकती है, वो सिग्नल्स को कैच कर सकते हैं। चलो, तो ये आपने पढ़ना है। इसके यूजेस के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंफ्रारेड रेज, इनके यूजेस क्या हैं, इनकी क्या खास बात होती है। सबको पता है इंफ्रारेड रेज से कपड़े सूखते हैं, ठीक है ना, और ये गर्मी कॉज करती हैं। सनलाइट में जो हमें गर्मी महसूस होती है, मोस्ट ऑफ दैट एनर्जी इज कैरिड बाय इंफ्रारेड रेडिएशन। हीटिंग पार्ट इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज के क्या यूजेस हैं, इनके यूजेस और इनकी वेवलेंथ्स, ठीक है, ये आपको जरूर याद रखनी है। इस चैप्टर में ये सबसे जरूरी है कि इनकी वेवलेंथ रेंजेस क्या है, एक्स रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, गामा रेज की कितनी होती है। मैंने सारा उसमें बताया है कि एक्स रेज और गामा रेज की वेवलेंथ एक जितनी भी हो सकती है। देखो, गामा रेज की वेवलेंथ तो एक्स रेज से भी कम होती है, लेकिन जैसे मैंने इसमें आप देखो 10⁻⁻8 मीटर्स से 10⁻⁻13 मीटर्स तक इनकी वेवलेंथ हो सकती है, और इनकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर से कम हो सकती है कितनी भी, ठीक है, 10⁻⁻14 मीटर या उससे भी कम हो सकती है। तो ए की वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ कैन बी एक्स रे ऑल्सो एंड गामा रे ऑल्सो। क्या डिफरेंस बताया मैंने आपको लेक्चर में, बताओ। बाकी सब जगह तो क्या है, बाकी सब जगह मतलब अल्ट्रावायलेट, और अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ प्रोडक्शन मेथड अलग है। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ इंफ्रारेड जितनी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे दोनों की वेवलेंथ सेम हो सकती है। हाँ, क्या बता रहे थे प्रणव, बताओ। सर दोनों का प्रोडक्शन मेथड अलग है। जो गामा रेज है वो न्यूक्लियस जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाते हैं तब प्रोड्यूस होती है, और एक्स रेज इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाने में हाँ, होती है प्रोड्यूस। जैसे आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉनिक, अब 9th में पढ़ रहे हो आप, लेकिन आपने लास्ट ईयर पढ़ा था थोड़ा सा कि एटम, आपने तो देखी थी बोर्स थ्योरी, अभी आपके 12th वाले सहपाठी ने तो देखी भी नहीं है बोर्स थ्योरी। दिखाया था ना मैंने आपको वीडियो 9th में, 8th में से जब आप, क्योंकि आप इनका यस सर। एग्जाम था, ये उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, तो वो लाइट एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, ठीक है। एक्सरेज ऐसे निकलती है, एक्सरेज अराइज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। बट ये जो न्यूक्लियस है, अब ये 11th में नॉन मेडिकल मेडिकल के स्टूडेंट्स ने भी केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा हुआ, न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक एटॉमिक एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हमको बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स। वैसे न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, और न्यूक्लियस की जो सबसे लोएस्ट एनर्जी की स्टेट होती है उसको हम न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये न्यूक्लियस की लोएस्ट एनर्जी की स्टेट है। मान लो अगर न्यूक्लियस इससे हायर एनर्जी की स्टेट में है, सपोज किसी वजह से हो जाता है कई बार, न्यूक्लियस एब्जॉर्ब्स एनर्जी and it ends up being here. So then nucleus cannot stay in the excited state for long. It makes a transition to the ground state. Excited state में न्यूक्लियस के साथ ऐसे स्टार लगा के दिखाते हैं, a star with the nucleus shows it is in the excited state. तो गामा रेज तब अराइज करती हैं जब न्यूक्लियस एक्साइटेड एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल नहीं है, न्यूक्लियस के अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। चलो, अभी जब आप 11th 12th क्लास में बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे तो सारा समझ में आएगा। दिस टेबल इज utmost इम्पोर्टेंस, प्लीज मेमोराइज ऑल दीज बाय हार्ट। एकदम से मेमोराइज कर लो इनको, सभी बच्चों के लिए यूजफुल है ये, तो एनटीएससी एग्जाम वाले बच्चों को भी याद करना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर की अभी आपकी रूपरेखा थी जो भी मोस्टली थी, ठीक है। बाकी चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं अभी बताने का कोई फायदा होगा, याद तो कर नहीं पाएंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा कुछ आपको करा देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करा देता हूँ। लेट अस डू। बच्चों ये इसको, क्योंकि थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाए ना आप में माइंड की, थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों को सीखने में। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ, व्हाट इज एनर्जी फ्लक्स। तो मान लो ये एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है। अब ऑर्डिनरी लाइट सोर्स सब तरफ लाइट फेंकता है, ठीक है।
तो इसके साथ फ्लक्स को इमेजिन करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं लेजर लाइट सोर्स ले लेता हूँ। लेजर लाइट सोर्स, लेजर लाइट सोर्स में क्या होता है, डायरेक्शनैलिटी की फीचर होती है। तो अगर ये लेजर लाइट का सोर्स है तो ये एक पैरेलल बीम भेज रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लो ऐसे, ठीक है। अब एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या है, एनर्जी फ्लक्स का मतलब यह है कि अगर मैंने इसके रास्ते में एक छोटा सा एरिया रख दिया, सपोज डी ए, है ना, इसकी यूनिट्स देख के पता चल जाएगा बेटा कि व्हाट दे मीन बाय एनर्जी फ्लक्स। नहीं, आई एम प्लेसिंग एन एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम ऑफ लाइट। देखो अगर मैंने एरिया को, सपोज लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, और मैंने एरिया को ऐसे रख दिया, जैसे हम वेव्स के बारे में बात करते हैं ना, 9th में बताया और 11th में बताया, एरिया को मैंने ऐसे रख दिया दो रेज के बीच में, दिख रहा है ये दो के बीच में लग रहा है कि नहीं ये एरिया, बताओ, ये ऐसे दिखा दो, नहीं एरिया को ऐसे रख दिया, तो कितनी लाइट कट अक्रॉस कर रही है इस एरिया के साथ, फ्लक्स क्या है, देखो कटिंग तो हो ही नहीं रही, कटिंग हो रही है, ई डॉट डी एस करेंगे तो कितना आ जाएगा, फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स तो आ ही नहीं रहा है इसमें, है ना। तो इसमें जब एरिया को परपेंडिकुलर रखेंगे, मतलब लाइट ऐसे जा रही है, समझने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है, ये लाइट ऐसे जा रही है, इसमें फ्लक्स आएगा, नहीं इसमें फ्लक्स आएगा क्योंकि ये एरिया है और ये लाइट क्रॉसिंग है, यहाँ पे ds वेक्टर लेंगे तो e वेक्टर ले लो मान लो और ds वेक्टर ले लो, तो e ds cos 0, इसमें फ्लक्स को कंट्रीब्यूशन आएगा, इसमें तो e ds cos 90 हो जाएगा, इसमें तो 90 हो जाएगा cos, है ना, समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर आपने एरिया को बीच में रख दिया पैरेलल टू दी रेज, देन नो फ्लक्स विल बी देयर। तो इसमें ये अंडरस्टूड है कि ये फ्लक्स कब आ रहा है, जब हम एरिया को परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है। फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया हुआ है एट नॉर्मल इंसिडेंस, हो गया नॉर्मल इंसिडेंस। नॉन रिफ्लेक्टिंग की बड़ी सिग्निफिकेंस है इसमें, क्योंकि आप देखो अगर आपके पास एक दीवार है, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था 11th में, अगर हमने दीवार के ऊपर एक पानी की जेट को थ्रो किया, दो चीजें हैं, पहले मान लो पानी की जेट वापस बाउंस हो गई ऐसे, तब तो पानी की जेट अलग फोर्स लगाएगी दीवार पर। अगर पानी की जेट दीवार पे गिरने के बाद ऐसे चली जाती है, सपोज ऐसे राइट एंगल्स पे, तब अलग फोर्स लग रही है ना, करते हैं ना ऐसी प्रॉब्लम्स हम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना होता है, पानी के ऊपर कितना हुआ चेंज इन मोमेंटम, तो इसमें फोर्स कितनी लगाई, सरफेस दिया इन्होंने कितना एरिया, जो भी एरिया है वो तो लिख लेना आप, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या बनेगा, 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा ना, मीटर स्क्वायर। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग 30 मिनट्स टाइम स्पैन, तो इतनी देर में कितनी फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स लगेगी। तो मैंने आपको बताया था, देखो जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो कर लेंगे, बाद में जाके फिर हमें पढ़ना है। इसमें क्या है बेटा, जो लाइट है, लाइट के अंदर फोटोन्स होते हैं, लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटोन्स, और अगर एक फोटोन की एनर्जी है ई, जो आपने पढ़ा था ना एच न्यू, है ना, न्यू को 80 कैसे डिनोट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से, है ना, ये एक फोटोन की एनर्जी है। तो फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया था ये, कि अगर देखो लाइट का पार्टिकल तो हल्का फुल्का होना चाहिए ना, हल्का फुल्का, है ना, उसके अंदर वो जोर तो लगाएगा ही नहीं आप पर नहीं, ऐसा नहीं है। फोटोन इज लाइक अ बुलेट, it has momentum in it and it can transfer that momentum. Transfer of momentum is called as force. The momentum, the photon has this much momentum it has got, E by C, hf upon c। ये फॉर्मूला मैं इसमें यूज कर रहा हूं, इस पार्ट में नहीं आया है, बाद में एक चैप्टर आएगा आपको, कौन सा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें हम बताएंगे कि फोटोन्स लाइट में होते हैं, ये कैसे पता चला था सबसे पहले। तो ये गलत जगह पे दिया हुआ है, बल्कि इस चैप्टर को कल पढ़ाते समय मुझे लगा कि अगली बार से ट्राई करेंगे इस चैप्टर को हम ड्यूअल नेचर के बाद ही कराएं, ठीक है, और भी अच्छा हो जाएगा। लाइट के एक पार्टिकल की कितनी एनर्जी है बताओ, एच एफ फोटोन की एनर्जी,
प्रणव, सुना है आपने कभी इसके बारे में? सर एक बार वैभव ने बताया था, समझ नहीं आया था तो। हाँ, समझ नहीं आना चाहिए, समझ में आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है ना? समझ में आना ही नहीं चाहिए। जब आपको मैं कराऊंगा तब देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे पता चला था कि लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं। पर अगर आप इमेजिन करो कि लेजर लाइट के अंदर छोटे छोटे बुलेट्स हैं, फोटोन को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। Light can be thought of as having bullets. Each bullet has this much energy, and energy को इतना मान ले, and each bullet has this much momentum. ठीक है? अब ये क्या है, ये क्योंकि इसमें देखा ना, नॉन रिफ्लेक्टिंग, एब्जॉर्ब हो गया, फोटोन एब्जॉर्ब हो गया। तो मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक फोटोन आया और एब्जॉर्ब हो गया, तो कितना मोमेंटम दिया एक फोटोन ने? एक फोटोन ने इतना मोमेंटम दिया p। और अगर 30 मिनट में टोटल n फोटोन्स आए तो उन्होंने इतना मोमेंटम दिया। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आए? इतने आए 30 मिनट में, है ना? तो उन्होंने टोटल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, तो ये फोर्स है, नहीं, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट कितनी आ जाएगी? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, मोमेंटम ब्रॉट बाय वन फोटोन, टोटल मोमेंटम गिवन बाय ऑल द फोटॉन्स इन 30 मिनट्स डिवाइड बाय टाइम। ये है ना चेंज इन मोमेंटम, कैपिटल पी है अब ये, अपॉन टाइम। तो ये आपके पास आएगा। तो अब आपको ये बताना है एन अपॉन डेल्टा टी क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर सेकेंड इनटू मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। मोमेंटम ऑफ वन फोटोन होता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन इनटू dt, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन dt टाइम। ये क्या है? p किसके इक्वल है? मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब n क्या है? 30 मिनट में कितने फोटॉन्स आए। अब ये आपको बता रहा है कि एक सेकंड में कितने, अगर एक फोटोन की एनर्जी स्मॉल ई है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड स्मॉल n, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। ये दिख रहा है आपको? ये 18 वॉट है ना बेटा, 18 जूल्स पर सेकंड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁴ जूल्स पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस चीज को लिख सकते हैं ना? तो अब ये तो क्या है? ये तो टोटल एनर्जी कमिंग। अब एक फोटोन के अंदर अगर इतनी एनर्जी है तो पर सेकंड कितने फोटोन्स आए? नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड कितने चल रहे हैं? नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया तो इतने चल रहे हैं। ये ई इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। पता चल गया आपको? क्योंकि तो लाइट बीम की टोटल एनर्जी है। लेकिन टोटल एनर्जी कैसे बनी? ठीक है, जितने फोटोन्स चल रहे थे, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आ जाएगा समझ में? थोड़ा सा हार्ड है, देखो जब तक आप ड्यूल नेचर नहीं पढ़ते ना, ये गलत जगह पे दिया हुआ है चैप्टर में। तो मैं करा देता हूँ फिर भी एक क्वेश्चन टाइम यूज करने के लिए। तो ऐसे ले लो, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज 18 अपॉन 18 इंटू 10⁴, क्योंकि तो मीटर स्क्वायर में हमने किया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये जो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स है उनका dt, अब ये एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, ये e अपॉन सी। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना है इसको। दिख रहा है आपको? थोड़ा सा हार्ड लगेगा एक बार आपको, देखो जिन्होंने फोटोन पिक्चर की हुई है लास्ट ईयर उनके लिए थोड़ा सा इजी है, पर मैं कराऊंगा तो n अपॉन dt की वैल्यू कितनी आएगी? 18 इंटू 10⁴ इंटू डी ए अपॉन में एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यहाँ एनर्जी ऑफ वन फोटोन भी आएगा। ठीक है, इनटू, ये तो कुछ नहीं है, ये तो यूनिट्स है बस। तो n अपॉन dt की वैल्यू ये आ जाएगी 18 इंटू 10⁴ इंटू टोटल एरिया ऑन विच इट इज फॉलिंग अपॉन e इंटू e अपॉन सी। ये आ रहा, अब e भी कैंसिल हो जाएगा, एरिया दिया हुआ है और स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड हो जाएगा। देख लेना इन्होंने कहाँ से किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया है। नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता, जस्ट अ सेकेंड। ये बेटा देख लो, ये आपका सरफेस है जिसके ऊपर लाइट गिर रही है। इसके ऊपर लाइट गिरेगी, ठीक है?
कहाँ से लाइट आ रही है? पीछे से लाइट आ रही है, ऐसे ये लाइट आ रही है। इस एरिया को हम कितना मान लेंगे? डी ए। और टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है? जितना भी दिया हुआ है 30 मिनट्स देख लेना आप, ठीक है ना, ये तो टाइम इंटरवल दिया हुआ है। अब मान लो इतने टाइम में जो टोटल फोटोन्स इसको आके टकराते हैं, टोटल फोटोन्स इसको आके टकराते हैं, ये फोटोन्स टकरा रहे हैं इस एरिया से इतने टाइम में, वो इतने हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये कितने आएंगे, ये सवाल उठता है। तो इसमें दिया हुआ है कि इस बीम में जो एनर्जी चल रही है वो इतने जूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम चल रही है। अब ये एनर्जी क्यों है? फोटोन्स की वजह से, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि एक फोटोन की कितनी एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी को अगर मैं ई से दिखाऊं, डिवाइड ई से दिखा दूं, तो अगर मैं इसको ई से डिवाइड करता हूं तो आपके ख्याल से मुझे क्या पता मिलेगा? दिस शुड गिव मी क्या? नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और नोट, ठीक है, क्योंकि ये फोटोन्स की एनर्जी है। अगर आपने एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दिया इसको, तो आपको ये चीज क्या देगी? नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आ जाएगा समझ में? 18 इंटू 10⁴ यूनिट्स में लिख नहीं रहा हूँ, ऐसा यूनिट्स में आ गया। अब ये n अपॉन डी टी और डी ए को यहाँ ले आओ, ठीक है। तो मतलब n अपॉन डी टी, डी ए को हम यहाँ क्यों ले क्या है? क्योंकि ये जो ब्लू वाला एरिया शेड किया ये डी ए है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि कितनी फोर्स लगी। तो फोर्स जो लगी वो इतनी लगी जितने फोटोन्स डी टी टाइम में आए, और एक इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स लगा सकता है? इतनी फोर्स लगा सकता है, डिवाइड बाय द टाइम टेकन, ये फोर्स है। ये फोर्स क्यों है? क्योंकि इतने टाइम में इतने फोटोन्स आए और हर फोटोन इतना मोमेंटम लाया ई अपॉन सी। तो एन फोटोन्स कितने मोमेंटम लाए? एन फोटोन्स इतना मोमेंटम लाए। कितने टाइम में मिला? सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिए, नॉन रिफ्लेक्टिंग दिया ना, तो सारे फोटोन्स एब्जॉर्ब हो गए। रिफ्लेक्टिंग होता तो यहाँ 2 का फैक्टर आता, क्योंकि फिर सारे उल्टे चले जाते, ठीक है। अब एन अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो बस। एन अपॉन डी टी की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ 2 नहीं आएगा अभी। एन अपॉन डी टी की वैल्यू 18 इंटू 10⁴ 4 है बेटा ये, अपॉन ई इंटू ई अपॉन सी, तो ये ई कैंसिल हो जाएगा। इससे आपका आंसर आ जाएगा। डी ए भी है यहाँ पे, तो डी ए को लिख लेना, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। तो क्योंकि इनको समझाना टफ हो जाता है अगर आपने बेसिक्स नहीं किए हुए, तो इसलिए मैं करवाता नहीं हूँ, ये लेक्चर में भी नहीं होगा, ये अभी खाली थे तो मैंने करा दिया। अगले वाला भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस से हो जाएगा, लेकिन अभी मत करो। प्लीज वेट फॉर अस टू डू ड्यूल नेचर, देन यू कैन ट्राई आउट ऑल दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। अभी आज के लिए इतना बहुत है। इस चैप्टर में से क्या करना है क्या नहीं वो मैंने आपको सब बता दिया है। जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको ईएम वेव्स का जो टॉपिक है मेंस और नीट की क्लास में, वो हम ड्यूल नेचर के बाद करेंगे। Then we will revisit this chapter again from NCERT book once more to solve the remaining questions. ठीक है।